गुड इवनिंग सुनी, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग सेल साइकिल रेगुलेशन कर रहे थे तो उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था साइक्लिन सीडीके कैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल को रिलेट करते हैं और उसमें आपने देखा था कि साइक्लिन वाज प्लेइंग रोल ऑफ अ रेगुलेटरी यूनिट। साइक्लिन जब सीडीके के साथ बाइंड करती थी तो साइक्लिन बाइंडिंग की वजह से एक्टिव साइट हट जाता था, जिससे पार्शियल एक्टिवेशन हो जा रहा सीडीके सब यूनिट का। और फुल एक्टिवेशन के लिए हमें एक फर्दर एंजाइम की ज़रूरत थी जिसका नाम हम लोगों ने रखा था सीडीके एक्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये इन स्टेप्स में क्या कहते हैं एक्टिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ये स्लाइड है, इसकी फ़ोटो आप लोग लेना चाहेंगे कि बाद में रोक के कर लेंगे? अच्छा पार्टी, इसमें कुछ जो रीस नेम्स हैं जो आजकल ये लोग यूज़ कर रहे हैं। आयुषी बेटा कैमरा ऑफ करो। तो ये इसमें दिए हैं तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अदिति एवरीवन सुन रहे ना? अली, इकरा, ये जो टेबल्स दिए हैं ये वाला छोड़ देना। अच्छा, ये वाला लाइन छोड़ देना, अमाइंड वाली लाइन, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेकार है। अच्छा, ये यूजलेस लाइन है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये नाम ले, सीडीके का जो ओरिजिनल नेम था साइक्लोमाइसिस सेरिवेसिम, दैट वाज सीडीसी 28। आजकल हम इसको C1 के नाम से जानते हैं। इसी तरह साइक्लोमाइसिस फॉर्म में सीडीसी 2 बोलते थे, जो अभी C1 कहलाता है। ठीक है, तो ये वो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। इसी तरह लाइक साइक्लिन्स को क्या क्या हमसे आइडेंटिफाई करते हैं, वन साइक्लो CLN3 साइक्लोमाइसिस सेरिवेसिम, वो जो टेबल आपके उसमें भी दिया है ना। P1S को CLN2 दे बोलते, S को CB5 और 6 बोलते, M को CLB1 2 3 बोलते हैं ना। तो ये नॉमेनक्लेचर है। और उसी लोग होमो सैपियंस बोले तो साइक्लिन D1 2 3 साइक्लिन D से आया था एक जगह लैंग्वेज में। तो आप प्लीज़ को फोटो खींचिए और इस इंफॉर्मेशन को अपनी में लगा लीजिएगा। अच्छा, ये बार बार रीड करते रहिए। मैंने आपसे बोला था कि कोई बैठ गया है जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? याद से कर लिया बच्चों? अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग इनफैक्ट फाइन ट्यूनिंग पे थे कि किस तरह से सीडीके की एक्टिविटी को फाइन ट्यून किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने एक इनहिबिटरी काइनेज बात किया था, रेगुलेशन में फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन थे हम लोग V1 की मदद से, और उस फॉस्फोराइल ग्रुप को कर रहे थे CD5 फॉस्फेटेज की मदद से। अच्छा, इसके ऊपर टेबल ने 2 टेबल्स यहाँ पे लगाई हुई है, इनका भी शॉट आप ले लीजिए। अच्छा, नेवर नेक्स्ट टाइम इसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो काइनेज जगह यार माइट1 नाम यूज करें तो बात वही है, इट विल कॉज इन फॉस्फोराइलेशन, है ना, बटिक साइक्लिन्स। अभी हम लोग जब स्पेसिफिक साइक्लिन्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये इनका भी स्क्रीनशॉट ले प्लीज। हो गया? ठीक है, तो 2 तरीके से फाइंड कर रहे थे। एक तो रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, दूसरा हमने सीडीके इनहिबिटर के थ्रू बोला था। और इसमें भी कल क्लास खत्म करते करते मैंने आपसे एक ये टेबल बनवाई थी। ठीक है, तो ये सब जितनी टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से चलिएगा। और मैं बताया था इस इनहिबिटरी प्रोटीन मेटाजो के केस में हम लोग 27 बोलते हैं, और उसी को ईस के केस में, स्पेशली बड़ी के केस में, हम लोग SIC1 के नाम से जानते हैं। तो SIC1 एक सीडी इनहिबिटर है। G1 फेज में जब तक SIC1 एक्टिवेट रहा तब तक एस साइक्लिन नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग G1 एस साइक्लिन के दौरान सिंक का डिग्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है The degradation of SIC allows cyclin CDK that is present in the cell to initiate DNA replication। यानी DNA replication तब तक इनिशिएट नहीं होगा जब तक आप SIC डिग्रेड नहीं करो। डिग्रेड कर कैसे करो? ये प्रोटीलिसिस कॉज के अलग से सम्स होते हैं जिसके ये पार्ट है। तो तीसरा मेथड के थ्रू हम लोग फाइन ट्यून कर सकते हैं साइक्लिन CDK की एक्टिविटी को, वो है कंट्रोल प्रोटियोलिसिस बाय SCF एंड APCC कॉम्प्लेक्स। CF क्या हो गया? यहाँ हुआ SCP1 कोलिन बॉक्स, इसका फुल फॉर्म है। और APCC क्या? एना प्रमोटिंग साइक्लोसोम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस जो प्रोटियोलिसिस में क्या करते हैं, साइक्लिन का ब्रेक डाउन करते हैं, इनहिबिटर का ब्रेक, किसी का भी, बहुत सारी चीजों ब्रेक डाउन करते हैं, काइनेजेस का ब्रेक डाउन करते हैं। अभी आपने देखा साइक्लिन का कांस्टेंट एक्सेस G1 है ना, ज्यादा हो रहा था, आपने देखा था।
और बाकी ग्राफ में और आया तो उसमें भी आपने देखा साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम ज़्यादा हो। तो साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन ऑसिलेट्स ड्यूरिंग ईच। पहले तो ये बता दो भाई, कल जितना आया समझ में आया, कोई परेशानी तो नहीं कल में? जो भी बच्चे इसमें प्लीज़ बताइए, कल जो भी मैंने पढ़ाया था सब समझ में आ गया? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आप लोगों को? सबको हो तो प्लीज़ बताना चाहिए। बहुत टिपिकल एरियाज हैं, इसलिए आपने पहले पढ़े होंगे, इसलिए जहाँ भी कंफर्टेबल महसूस है तो मुझसे बोलना। अच्छा, आई कैन मेक थिंग्स वेरी इजी, बहुत इजी करके मैं पढ़ा सकता हूँ इस टॉपिक को। ये कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है जिसको कम नहीं करता, वो आप वजह समझ सकते हैं, क्योंकि हर बार इस अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बहुत स्प्रेड इस एरिया की। चलिए आइए देखते हैं होता है। तो साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन ऑसिलेट्स इन ईच सेल साइकिल लीड्स टू चेंज द एक्टिविटी ऑफ सी। साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो सीडी की एक्टिविटी वैसे ही चेंज हो जाएगी। रेगुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिन साइक्लिन प्रोटीन्स बाय एडजस्टिंग बोथ देयर रेट ऑफ सिंथेसिस एंड रेट ऑफ डिग्रेडेशन। सिंथेसिस बढ़ा दो, डिस्ट्रक्शन कम कर दो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब वैसे कर दो, अमाउंट कम होता चला जाएगा। NFS promoting comp cyclosome and SKP1 choline FOX containing comp are two class of multi-subunit complex that play an role in regulation of cell cycle. These complexes recognize proteins to be degraded and link their degradation in a proteasome. इन कॉम्प्लेक्स काम क्या होता है? उन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना और उनके डिग्रेडेशन रद्द करना। टारगेट्स भी हो सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने बोला, SCF कॉम्प्लेक्स एक्टिव फ्रॉम लेट G1 थ्रू अर्ली माइटोसिस, ठीक, and mediates the destruction of G1 cyclin, C inhibitor CK, उन्होंने SIK1 और P2 उसका डिग्रेडेशन ये कॉज करेगा, एंड अदर सेल साइकिल प्रोटीन्स उनके डिग्रेडेशन में ये मदद करे। जैसे यहाँ पे दिया CKI इनहिबिटर, एक्टिव SCF कॉम्प्लेक्स ने इसको फॉस्फोरेट किया। अभी हम लोग देखें G1 काइनेज उसको फॉस्फोरेट करता है। अब ये फोरेटेड इनहिबिटरी प्रोटीन को SCF कॉम्प्लेक्स ने एसोमल मैक्रोयूबिक्विटिनेशन किया, जिससे इसका काम हो गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। और इसी तरह से AP6 भी ब्रेकडाउन कॉज करता है ना, तो उसके भी हो जाते हैं। यहाँ पे PCC कॉम्प्लेक्स एक्स इन माइटोसिस डिग्रेड नंबर ऑफ माइटोटिक प्रोटीन इंक्लूडिंग माइटोटिक साइक्लिन से हम आपको दिखाएंगे भी। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन हाउस अ सेल टू, जब एम साइक्लिन का लेवल कम हो जाएगा तो सेल माइट से निकल के नेक्स्ट G1 फेज में, इसको एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस बोलते हैं, G1 फेज में। तो ये तो मैं भी आगे डिटेल में एक एक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, आप नहीं करना, आप पढ़ लेना, सब कुछ मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक और तरीका जिसके थ्रू हम लोग साइक्लिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं वो है मूवमेंट ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटर्स बिटवीन कंपार्टमेंट। ठीक है, मतलब जहां जरूरत है तो आपने उस कंपार्टमेंट उसको ले लिया, जब जरूरत है उसको बाहर कर दिया, जब उस कंपार्टमेंट रहेगा जो फंक्शन करता है पाएगा। तो आप मूवमेंट के कंपार्टमेंट्स के बिटवीन मूवमेंट की साइक्लिक की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। Another mechanism that influences CDK activity involves movement of cell cycle regulators between different compartments of cell at different phases. For example, one of the major cyclin in animal cell, cyclin B1, shuttles between nucleus and cytoplasm until phase when it accumulates in the nucleus just prior to the onset of mitosis. Okay? Nuclear accumulation of cyclin is facilitated by phosphorylation of cluster of serine residues. यानी न्यूक्लियस में तब एक्टिवेट होगी जब आप इसको फॉस्फोराइलेट करो सीरीन क्लस्टर्स साइड्स इन द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। Phosphorylation presumably blocks subsequent export of cyclin back to phosphorylation within nucleus में आ गया, but न्यूक्लियस से दोबारा साइटोप्लाज्म में वापस नहीं जाएगा जब तक ये फॉस्फोराइलेटेड है। अब इसका अब ये न्यूक्लियर एक्टिवेशन न्यूक्लियर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्या, उसका सबूत आपको इस बात से मिलता है कि इफ न्यूक्लियर एक्यूमुलेशन ऑफ साइक्लिन इज ब्लॉक्ड सेल्स फेल गेट सेल डिवीजन। तो ये बात है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है न्यूक्लियर एक्यूमुलेशन साइकिल रेगुलेशन में, है ना। एक ये तरीका हो गया। ठीक है, तो ये कुछ 4 मेथड्स हम लोगों ने देखे जिनके थ्रू हम लोग साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर, है ना। मॉड्यूलेट मेन तो हो गया था साइक्लिन और सीडीके के थ्रू, और भी तरीके हैं अपना लिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखिए, सबसे पहले G1 होती है और G1 साइकिल के एंड में एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है या इसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। इस पॉइंट को अगर सेल ने क्रॉस किया तो वो एस फेज में एंटर कर जाएगा, और अगर एस फेज में एंटर किया तो फिर G2M पूरा के वापस G1 में तभी आएगा जब पूरी सेल साइकिल कर लेगा। ठीक है, यानी ये वो पॉइंट है जिस पे इर्रिवर्सिबल डिसीजन लिया जाता है सेल साइकिल सेल डिवीजन होने की नहीं होना है। ठीक है,
The most eukaryotic cells, the key decision of whether or not a cell will divide is made at the point of whether or not to enter S phase. The point in the late G1 when Saccharomyces cerevisiae cells become committed to entering and traversing the cell cycle is called a point. Similar transition point in the case of mammalians is known as restriction point. ठीक है, और इस पॉइंट पे सेल जो है इसको क्रॉस करने के बाद इट हैज रेफ्टी हो जाएगी, मतलब ये फिर इस पे तभी आएगी जब सेल साइकिल वापस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डिसीजन ऐसे होगा, जीवन के एंड में साइक्लिन को अभी उस टेबल में देखा CLN3 बोला था, आपने वो टेबल याद करी, वो सेकंड वाली जो कल ने टेबल दी थी, याद करी आप लोगों ने? अगर मैं अभी लिखवाना चाहूं तो आप लिख के खा सकते हैं। प्रियंका, अदिति, सोनी, इकरा, आपने मेमोराइज करी वो टेबल? क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा अपने मगर लोग मेरे हिसाब से नहीं चलोगे। लिख के दिखाओ। कोई वाली टेबल दिखा रहा था CD1 वाली। इकरा, सोनाली, समझ रही ना जो दिखाई थी जिसमें मेटा मेमोरी सेल्स में और ईस्ट में जो अलग अलग नाम से। हाँ, अगर याद है तो, नहीं याद है टेक 2 मिनट्स टाइम, अभी एक नजर देखो, बुक बंद करके टेबल को बना के करो सभी लोग। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, 2 मिनट टाइम जल्दी करना। अच्छा, क्योंकि बार बार मैं नाम लूंगा, अगर आपको पता नहीं कौन सा कौन है, नहीं सुना ली पूरा टेबल, ये क्या है, ओनली पूरा टेबल। कहाँ गई? ये वाली टेबल सोनाली। अच्छा, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस टेबल को भी सब लोग याद कर, बिना देखे बना के मुझे भेजो। सोनाली, तुम्हारी टेबल में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपनी टेबल मिलाओ बैठ के। अदिति परफेक्ट की
भेजो बेटा। प्रियंका 12 बना रहे हो बेटा? अभी मैंने टेबल दिखाई ना, वो वाली भेजना है। देखो ऊपर जो बनाई हुई है, आप इन्हीं वाली भेज रहे हो। धोखे में गलत भेजो, मुझे नहीं पता। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे पास बुक है, अपना मिला लो। सोनाली अपने आप मिलाओ। गलत है तुम्हारी टेबल में, कई कमियां हैं। अच्छा मुझसे क्यों पूछ रही हो यार? बुक है पास, मिलाओ अपना, देखो क्या गलत है। इकरा तुमने भी साइक्लिन बडिंग ईस्ट की साइलेंस है उसमें एक किया है। शिवानी वर्मा तुम्हारी बोल सही है। और CK2 लिखी हो लड़की, देख ले भाई, छोटी बच्ची है। CD नहीं लिखी हो? ये सब तो अपने आप कर सकती हो। आ जाइए। प्रियंका तुम्हारी नहीं है, क्या कर रही हो बेटा? अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल जी, लड़की वैसे डेली अच्छा करती है, आज जाने क्या कर रही है कि लॉग आउट हो गई इसका? है तो क्लास में। चलो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आ गया देवी जी का। प्रियंका देखो तुमने CLN ही लिख दिए है ना, लास्ट वाले CLN है। अपनी बुक बोलो, चेक करो। CLN 5, CLN 1 2 3 लिखो। आर दे CLN और CLB? ध्यान दो भाई। ठीक है चलो। अच्छा आइए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन जीवन से देखिए, आपसे पहले मैंने बोला था कि जीवन साइकिलिंग कोई फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो करती है, डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशनल प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स और एब्सेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर। इन दैट केस इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज अगर करा तो फिर सेल साइकिल आगे मूव कर। तो ईस्ट जीवन साइक्लिन जीन इज CLN3, हमने लिख के भेजा है। जीवन CLN3 है। Its mRNA is produced at a near constant level throughout the cycle, but its translation regulated in response to nutrient level, and one sufficient CLN synthesized from its mRNA. Sufficient CL3 synthesized यानी CLN3 CD complex। भाई CLN3 बन गया, अब CLN3 प्रोटीन किसके साथ करेंगे? अपने CDK1 जो इसमें था वो बना के कॉम्पोन आएगा, और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स का खाओ तो जो भी टारगेट को फॉस्फोराइलेट करेगी, क्या करता है CLN3 CDK फॉस्फोराइलेट्स एंड एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशर B5। ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्ट रिप्रेशर यानी जो जब तक वो प्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन था, आपने उसको फॉस्फोराइलेट इनएक्टिवेट कर दिया मदद से, CLN CDK या जीवन CDK की मदद से। अब जब आपने इसको फॉस्फोर इनएक्टिवेट किया, फॉस्फोराइलेटेड V जो है इट इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। जो अभी हमने मूवमेंट बिटवीन कंपाउंड्स इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ फॉस्फोराइलेशन of V5 प्रमोट्स इट्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ न्यूक्लियस। जब आप इसको एक्सपोर्ट कर दोगे तो जीन का अभी तक ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन कॉज कर रहा था, क्योंकि इट वाज एक्चुअल रिप्रेशन, अभी रिप्रेशन कॉज नहीं कर पाएगा, आपने फॉस्फोराइलेट इनएक्टिवेट करके इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, फाइंड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स SBF टू इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ G1S साइक्लिन जीन। V5 एक्सपोर्ट आउट हो जाएगा, तो V5 जब वो SBF को जो भी उसके जीन्स थी उनको ट्रांसक्राइब नहीं करने दे रहा था, क्योंकि V5 वाज ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। तो जैसे ही आपने 5 को बाहर निकाला, SBF V के इन्फ्लुएंस से फ्री हो गया, और अब SBF इसके टारगेट, जैसे कि इसकी टारगेट है जी साइक्लिन जीन, जिसको हम लोग CLN1 CLN2 बोलते हैं, अभी आप में लिखा है।
उसके ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट करें, यानी CLN1 CLN2 प्रोटीन का कंटेंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब CLN1-2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो CLN2 CD के साथ बाइंड करके ही काम करेंगे जो अभी तक CLN3 कर रहा था, यानी ये फर्दर V5 का फॉस्फोरिलेशन और इनएक्टिवेशन कॉज करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस CLN2 CD के कंट्रीब्यूट टू फर्दर V5 फॉस्फोरिलेशन। दिस पॉजिटिव फीडबैक क्यों बोल रहे हैं, CLN3 ने CLN1-2 के एक्सप्रेशन को प्रमोट किया बाय कॉजिंग रिप्रेशन ऑफ V5। ठीक है, और CLN2 CLN1-2 अब फॉस्फोरेट एंड इनएक्टिवेट रखेंगे V5 को और अपने एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेंगे। फीडबैक लूप हो गया। तो दिस पॉजिटिव फीडबैक लूप एनशोर्स द रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ G1S phase CDK. The point which 50% of the V5 has exited the nucleus, जिस पॉइंट पे 50% V5 नीचे बाहर हो गया, the point when cells are irreversibly commit to the, उस पॉइंट पे जो है वो अपने आप को irreversibly commit कर लेगा कि अब उस साइकिल के थ्रू जाए। The CLN1-2 CDK then trigger the bud formation, entry into S phase and duplication of centromere. जीवन से आने का मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, डिवीजन हो, 2 सेल्स बनेंगे M फेज के बाद, तो वही बात बता रहा है। इसी तरह मैमल्स के केस में देखिए, ईस्ट के केस में आपने देखा कि उसको फॉस्फोरिलेट कर दिया, V5 वाज ए ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशर, फॉस्फोरिलेट कर दिया जिससे वो इनएक्टिवेट हो गया, और इनएक्टिवेट होने को आपने एक्सपोर्ट आउट किया। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रेशर एक्सपोर्ट आउट हो गया तो उसके इन्फ्लुएंस से ये हो गया SBF, और SBF G1S साइक्लिन की सिंथेसिस को प्रमोट किया। ये समझा हम लोगों ने अभी इस केस में, सब लोग दी हाँ नाम में बताते जाना। ठीक है, इतनी बात हुई तक हम लोगों की। और देखिए उसी तरह का कुछ मैमल्स के केस में होगा, जैसे V5 का फॉस्फोरेशन एक्टिवेशन हुआ, मैमल्स के केस में रेटिनोब्लास्टोमा का होगा, वहां पे V5 ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशर था, मैमल्स के केस में रेटिनोब्लास्टोमा ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशर है। V5 के इनएक्टिवेशन से फ्री हुआ SBF, और SBF से फिर बाकी जीन एक्सप्रेशन को प्रमोट। मैमल केस में रेटिनोब्लास्टोमा के फॉस्फोरेशन एक्टिवेशन से फ्री हो जाएगा E2F टारगेट जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, the molecular event governing entry into S phase mammalian cells are remarkable to those in the yeast. The cyclin are present throughout the G1 and are found to be expressed increased level in response to the growth factor. In turn, G1 CDK activate members of a small family of reception factors referred to as E2F. वहां पे SBF एक्टिवेट हुआ था, क्यों? क्योंकि G1 CDK ने V5 को इनएक्ट किया था। यहाँ G1 CDK की वजह से E2F एक्टिवेट हुआ, क्यों? क्योंकि E2F का जो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशर रेटिनोब्लास्टोमा, उसको ये फॉस्फोरेटिन एक्टिवेट करेंगे। तो अगली लाइन में बता रहे हैं, G1 E2F आर हेल्ड इनएक्टिव थ्रू देयर एसोसिएशन विद रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। So when E2F are bound to retinoblastoma, retinoblastoma transcription repression E2F को repress करेगा। तो when E2F are bound to retinoblastoma, they function as transcription repressor because retinoblastoma recruits chromatin modifying enzymes जो क्या करते हैं, promote deacetylation methylation। आपको पता है बायोलॉजी में हम लोगों ने कि deacetylation methylation रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम क्रोमेटिन को एक्टिवेट करने में, एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन। ठीक है, तो नॉर्मल केस में क्या होगा, रेटिनोब्लास्ट डीएसिटाइलेशन मिथाइलेशन करके इनएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखिए आगे, देखिए अगली लाइन वाली बात आ रही है कि G1 CD करता है, ये कैसे E2F को एक्टिवेट कर रहा है, बाय फॉस्फोराइलेटिंग एन इनएक्टिव रेटिनोब्लास्टोमा। तो इसके V कितने हो गया रेटिनोब्लास्टोमा, इसको आपने फर्स्ट एक्टिवेट कर दिया जिससे E2F फ्री हो। फॉस्फोराइलेशन ऑन मल्टीपल साइट्स बाय G1 CDK प्रिवेंट्स retinoblastoma association with the E2F and promotes its export out of the nucleus. अब देखो retinoma is being extracted out of the nucleus because of its phosphorylation inactivation. This allows E2F to activate transcription of genes required for into S phase. Also activates gene encoding many of the proteins involved in DNA synthesis. Also transcription of genes encoding G1 S phase cyclin, S phase cyclin. यानी जब रेटिनोब्लास्टोमा के इन्फ्लुएंस से E2F फ्री हुआ तो जिन के ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट कर रहा उसमें तो होगी जीन्स जो डीएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जीन्स जो G1S साइक्लिन की प्रोडक्शन में कर रही हैं, जीन्स जो M साइक्लिन की प्रोडक्शन कर रही हैं, उन सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट, उन सभी जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो गया। Thus E2F functions in late genes similar to like SBF, जैसे कि सेक्रेटरी के केस हो गया था। तो V5 का इक्विवेलेंट और क्या कहते हैं मैमल्स में रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, और SBF इक्विवेलेंट यहाँ पे E2F। Once the expression of genes coding for G1S CDK are induced by phosphorylation of some of the phosphorylations of the retinoblastoma molecule,
उसके बाद क्या, अगर इसकी आपने शुरुआत ब्लास्टोमा को फॉस्फोरेटिन एक्टिवेट किया तो साथ में E2F ने इस साइक्लिन के सिंथेसिस को किया। अब ये साइक्लिन क्या करेगी, जैसा पॉजिटिव फीडबैक लूप था ना, उसी तरीके से ये फर्दर रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोरेट पॉजिटिव फीडबैक लूप के थ्रू रेटिनोब्लास्टोमा की एक्टिवेटेड एक्सपोर्ट आउट न्यूक्लियस रखी को सेल आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मल्स में और ईस्ट केस में और सभी जीन्स के रोल, यस या नो? जल्दी से बताना है, इतना स्लो नहीं बताना है। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, फ्लो डायग्राम बनाओगे। ऐसे थ्योरी याद नहीं रहेगी, थ्योरी अभी सुन रहे बहुत इजी लगेगी, 2 दिन बाद भूल जाओगे। अच्छा, फ्लो डायग्राम्स, जीवन साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, एरो फॉस्फोराइलेट किया V5 को, इनएक्टिवेशन इनएक्टिवेशन ऑफ V5, एरो V5 एक्सपोर्टेड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ब्रेक है, V5 के नीचे लिखा है इफेक्टिंग इज ट्रांसक्रिप्शनल रिपरेशन। अब क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ SVF फिर एरो लगा के किसको एक्टिवेट किया, प्रमोट्स एक्सप्रेशन ऑफ जीवन साइक्लिन एस जो भी था उसका, और इसी तरह मैमल्स का बनाओगे। समझ में आया आपको क्या करना है, बात समझ में आई आपको क्या करना है? क्योंकि ये फ्लो डायग्राम बना लोगे तो कोई म्यूटेशन कोई भी चीज कहेंगे तो आप मतलब समझ जाओगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप देखो उसको इनिशिएट कर पा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कैंसर के केस में रेटिनोब्लास्टोमा में म्यूट हो जाता है। अब देखिए रेटिनोब्लास्टोमा का काम क्या था, रेटिनोब्लास्टोमा E2F बाइंड करके E2F को जीवन ऐसे साइक्लिन सिंथेसिस नहीं करने की वजह से साइकिल मूव कर रही थी। रेटिनोब्लास्टोमा में म्यूटेशन कर दें तो रेटिनोब्लास्ट रोकेगा नहीं, सेल साइकिल मूव करते सेल डिवीजन होता रहे, कैंसर हो। सबको समझ में आया, पक्का ना? अच्छा, ऐसे करके इमेजिन करना है, जीवन साइकिल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें, कैंसर सेल जीवन साइकिलिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कम होगा, सोच के जब ना कैंसर सेल में जीवन साइकिलिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगा? कैंसर के केस में जीवन साइकिलिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगा? ज्यादा हो, जीवन साइक्लिन ज्यादा होगा, ज्यादा इनएक्टिवेशन फॉस्फोराइलेशन का रेटिनोब्लास्टोमा का, फॉस्फोराइलेशन इनएक्टिवेशन रेटिनोब्लास्टोमा का सेल साइकिल आगे मूव कर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब वो फ्लो डायग्राम रहेगा, कहीं पे कोई म्यूटेशन करा दें, एंटी कैंसर क्या करेगी, जीवन साइक्लिन के लेवल को करेगी। समझ रहे हो? तो कैंसर सेल में जीवन का लेवल ज्यादा होगा और जिस सेल को आपने एंटी कैंसर ड्रग दी उस जीवन का लेवल कम हो जाएगा। ग्राफ बना के दे दें, पहचान लोगे किसको दवा दी गई, वो मेडिसिन किस सेल पे कर रही है। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा लेवल कम होगा कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल में रेटिनो लेवल ज्यादा होगा, है ना। एंटी कैंसर देने के बाद उसमें ब्लास्टोमा लेवल इंक्रीज आएगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके करना सीखना, और इसमें बहुत मदद मिलेगी जब आप फ्लो डायग्राम्स बनाओगे। डायग्राम खुद ही बनाओ, चीजें समझो। फ्लो डायग्राम बनाने समय 2 चीजें होती हैं, तो आप कुछ नहीं लिखते और तो मेरे को आता है, तो जब दोबारा लिख समझ भी नहीं आता क्या कर रहा है। दूसरा, जितने नोट्स उतने बड़ा फ्लो डायग्राम बना दिया। तो फ्लो डायग्राम बनाना एक आर्ट है जो धीरे धीरे निखरती है। अच्छा, तो पहले रफ कॉपी पे बनाना और फ्लो डायग्राम बना के बंद कर देना, फिर देखना आप उससे हर पॉइंट क्लीन कर पा रहे हो, कहीं लगे नहीं कम लिख लेना थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट में जो आपको समझ आए। जब 1-2 बार ऐसे करोगे तब सही से डायग्राम बनना शुरू करोगे, 2-3 करने के बाद बेस्ट डायग्राम बने फिर वो बुक में चिपकाना शुरू करना। तो एग्जाम के समय आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करनी पड़े, 1 मिनट डाला आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इट्स ए प्रोसेस, it's not the end, it's a process, it will time, you have to give time, okay, it's a very score area। और जिस लेवल पे मैं टीचिंग करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अच्छा, तो वो उसका फायदा आप तभी उठा पाओगे जब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे फॉलो कर रहे हो। अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, जब तक रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेटेड रहेगा तब तक E2F उसके इन्फ्लुएंस से फ्री रहेगा और तब तक E2F साइकिल को आगे मूव करेगा, जो कि सेल के लिए हेल्दी चीज है। तो इसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल केस में जब नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है तो देयर मस्ट बी अ वे टू डीफॉस्फोराइलेट रेटिनोब्लास्टोमा सो रेटिनोब्लास्टोमा E2F से बाइंड करके सेल डिवीजन आगे होने दे। नॉर्मल केस में ऐसी मैकेनिज्म्स होनी चाहिए। तो कैसे होता है डीफॉस्फोराइलेट रेटिनोब्लास्टोमा? अभी आपने देखा रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन होता है जीवन साइकिल की एक्टिविटी होने के बाद, जैसे जिसको सस्टेन कर रहा था जीवन एस साइक्लिन सी और बाद में एस साइक्लिन सीडी के गए, यानी जब साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एसिड फ्रॉम माइटोसिस के एमएन साइक्लिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो साइक्लिन सीडी के इनएक्टिवेट हो जाएगा, फर्दर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो, इवेंट उल्टे में चलने लगी, सेल साइकिल रुक जाएगी। देखते हैं, एज दे एक्यूमुलेट
एस फेज सी एंड माइटोटिक सी के मेंटेन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इन द फॉस्फोराइलेटेड स्टेट आउट द एस G2 and S। G1 ने करा, फिर G1, फिर S, G1 S, फिर S और M, ये फिर फर्दर फॉस्फोरेट रखते हैं रेटिनोब्लास्ट से, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाता है। आफ्टर से कंप्लीट से एनाफेज, यानी माइटोटिक फेज है, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन है ना, जब वो क्रॉस करते हैं तब एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, माइटोटिक साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है, आगे मैं बताऊंगा, वही कॉम्प्लेक्स प्रोटीलिसिस के रूप। तो आफ्टर कंप्लीट एनाफेज एंटर अर्ली G1 और G0, a fall in all cyclin CDK activity, cyclin CDK activity कम हो, leads to dephosphorylation of retinoblastoma, retinophosphorylation phosphorylation हो गया। Consequence, hypophosphorylated retinoblastoma is available to inhibit E2F activity, और जब आप E2F की एक्टिविटी इनहिबिट कर दोगे ड्यूरिंग अर्ली G1 सेल साइकिल मूव करना बंद कर दिया, ठीक है। दस G1S CDK एक्टिविटी रिमेन्स लो अंटिल, अब ये G1S साइक्लिन जो कि G1 लेवल पे एक्टिवेट हो गया, E2F ने G1 पे रोक दिया, अब G साइक्लिन का लेवल कम आएगा, तब तक कम जब तक सेल दोबारा डिसाइड करता सेल साइकिल में करने का। तो बोले ये 10 CDK एक्टिव रिमेन्स लो until decides to enter a new cell cycle and G1 CDK break the inhibitory grip of retinoblastoma E2F। ठीक है, इतना क्लियर को बढ़िया से मेरे समझ में आ रहा है ना, फ्लो में चलना मेरे से, मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना, नहीं समझ में तुरंत टोको, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सेल एस फेज के पास पहुंच, हम G1 से आगे क्रॉस करके G1S ट्रांजिशन क्रॉस एस फेज के कगार पहुंच गए हैं। और कल देखिए साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन वाला डायग्राम मैंने दिखाया, तो उसमें आप देख रहा था टुवर्ड्स द एंड एस साइक्लिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा था। अभी आप देखा पिछली वाली स्टेज में जी क्या कहते हैं, जी जब हम लोगों ने फॉस्फोरेशन रेटिनोब्लास्टोमा या उसका क्या कहते हैं V5 का कॉज किया, तो G1S साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा, उनकी थीसिस बढ़ने लगी। मैंने ग्राफ में भी दिखाया था टुवर्ड्स द एंड G1 फेज साइक्लिन का लेवल इंक्रीज कर रहा था, वही पॉइंट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्री टू एस फेज इज डिफाइंड बाय अनवाइंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पहले ऑफ रेप्लिकेशन अनवाइंड होती है ना, फिर वहां से स्टार्ट होता है। G1S फेज सीडीके प्लेज एन एसेंशियल रोल इन दिस प्रोसेस। G1S सीडीके टर्न ऑफ द डिशन मशीनरी। देखिए एस साइक्लिन लेवल कम क्यों रहता है, साइक्लिन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ऑफ सिंथेसिस और रेट ऑफ डिवीजन के बैलेंस की वजह से एस साइक्लिन का लेवल नॉर्मली कम रहता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है और सिंथेसिस होनी, तो लेवल अपने कम रहेगा। तो जब आपको साइक्लिन का लेवल इंक्रीज करना है तो आपने G1S के दौरान ही एस साइक्लिन की सिंथेसिस इंक्रीज कर दी, एक चीज हो जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। साथ साथ आप क्या करोगे, उसके डिग्रेडेशन को रोक दोगे जो एस साइक्लिन का डिग्रेडेशन कॉज कर रहा था। आइए वो क्या मशीनरी है, तो G1S CDK टर्न ऑफ द डिग्रेडेड मशीनरी दैट डिग्रेड्स साइक्लिन ड्यूरिंग एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस इन G1 एंड इंड्यूस डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन का इनहिबिटर था CI, जिसको ने सिक बोला था, ईस्ट के केस P27 मेटल से कोर्स अभी मैंने आपको फाइन ट्यूनिंग के दौरान बताया, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ साइज दैट इनहिबिट्स CDK, आपने दो काम कर लिए, एक तो डिग्रेडेशन मशीनरी को रोक दिया, दूसरा इनहिबिटर को रोक दिया, और तीसरा G1 साइक्लिन एस साइक्लिन की सिंथेसिस इंक्रीज लास्ट स्टेज में गई थी, तो सिंथेसिस बढ़ा दी, डिग्रेडेशन कम किया, इनहिबिशन को रोक दिया, तो एस साइक्लिन CDK अपना कर सकता है ना। आइए पहले डिग्रेडेशन से रोका उसको देखें, बिल्कुल एकदम ध्यान से बहुत फोकस्ड होकर सुनते रहो मुझे, जैसे कथा सुनाते हैं ना जी, आज समझ लो मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज, देखो G1S साइक्लिन CDK की सिंथेसिस हो गई थी लास्ट स्टेज का, है ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज किया था, और उसका एक इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है CDH1। व्हाट इज CDH1? आइए, ड्यूरिंग लेट एनालिसिस दिस सबस्ट्रेट टारगेटिंग फैक्टर डायरेक्ट्स द APCC यानी CDH1 APCC को टारगेट कर रहा है, यानी ये दोनों काम कर रहे हैं, तो ये करता है इसी CDH1 ubiquitinate straight protein including S phase and mitochondrion, marking them for proteolysis by proteasome। यानी APC CDH1 नॉर्मल कोर्स में S साइक्लिन M साइक्लिन का डिशन कॉज कर रहा था, ठीक है। जब तक इसी CDH1 M रहे तब तक S साइक्लिन और M साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो सकता। तो दिस द APC CDH1 remains active throughout G1, preventing the premature accumulation of S phase and cyclins। क्या हो, जो हमने पिछले वाले स्टेज G1S साइक्लिन का लेवल इंक्रीज कर लिया, वो G1S साइक्लिन क्या करता है, CDH1 को फॉस्फोराइलेट करता है। आइए ग्राम से देख लीजिए, फिर दोबारा रीड आउट करके समझा देंगे। तो देखिए पिछले स्टेज में G1 साइक्लिन CDK की एक्टिव इंक्रीज हो गई थी, G1S साइक्लिन CDK क्या करता है, इस एक्टिव इसी CDH1 को फॉस्फोराइलेट करा है,
जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि C1 फॉस्फोरेट होने पे डिसोशिएट हो जाते हैं एपीसी कॉम्प्लेक्स से। जब ये डिसोशिएट हो गया तो इनएक्टिव हो गया, तो अब माइटोटिक साइक्लिन एस साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन नहीं कर, वो स्टेबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। नॉर्मल कोर्स में सेल G1 फेज तब एपीसी CDH1 एक्टिव था, एस साइक्लिन एम साइक्लिन उनके कॉन्सेंट्रेशन को लो रहा था। ठीक है, G1 एस साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन कब इंक्रीज हुआ, जब से डिसाइड किया वो इस सेल से डिवीजन के जा रहा है। ये G1 SCD जो है ये वो काम कर रहा है फॉस्फोरिलेशन CDH1 का, जिसकी वजह से एपीसी CDH1 अब एम साइक्लिन और एस साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। दो चीजें होंगी, सिंथेसिस भी बढ़ा दी, डिस्ट्रक्शन हो गया। आइए इसको रीड आउट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट पे हो जाए। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDH1 by G1 S cyclin CDK causes it to dissociate from CC complex, inhibiting further ubiquitination of S-cyclin M cyclin during G1 phase. This inhibition combined with reduced transcription of S-cyclin during late G1, नतीजा क्या होगा, allows S-phase cyclin proteins to accumulate as cyclin CDK rises. है ना, जैसे G1 S cyclin की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे S cyclin का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे कोई आप नोट इसको लिखने को दे दे तो लिख लो, एस साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके सिंथेसिस को प्रमोट कर दिया है और डिस्ट्रक्शन को रोक दिया है। ठीक, लेटर इन द सेल साइकिल एस फेज एंड माइटोटिक सीडी, अभी G1 एस CDH1 का फॉस्फोरेशन किया, बाद में यही काम G1 साइक्लिन CDK के CDH1 के फॉस्फोरेशन एक्टिवेशन की वजह से एम साइक्लिन एस साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, और अभी दोनों मिलके CDH1 को फॉस्फोरिलेट के फर्दर अपने डिस्ट्रक्शन के रहेंगे, यानी अपने डिस्ट्रक्शन को रोक रहे हैं। ये लिखा है कि दिस इनहिबिशन combined with induced transcription of S-phase CDK during G1 allows S-phase cyclin to accumulate. दूसरे, later in the cell cycle, S-phase and mitotic CDK take over to maintain CH1 in phosphorylated and active state. Only as mitotic CDK decline, बाद में mitotic CDK का लेवल डिक्लाइन करेगा, तो CDH1 का फॉस्फोरेशन नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ आपको याद हो, रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन में मैंने CD45 की बात करी थी, है ना, यानी कोई फॉस्फेट रिमूव करने वाले फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाएगा। का एक और फॉस्फेटेज होता है बोलते CDC40, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइटोसिस में, उस सिग्नलिंग के थ्रू ये मदद करता है, मैं बाद में बताऊं, बस जान लो ये भी एक फॉस्फेटेज है। तो आपने क्या कहा, साइक्लिन सीडी साइक्लिन की एक्टिविटी कम हो गई एक्सिमाइटोसिस के दौरान, तो फॉस्फोरेशन रुक गया और फॉस्फेटेज एक्टिविटी इंक्रीज, तो जो फॉस्फेट थे उनको रिमूव कर दिया। नतीजा क्या हो, CDH1 आके इससे बाइंड कर गया, CDH बाइंड कर गया, तो अब ये क्या करेगा, फिर साइक्लिन एस साइक्लिन डिस्ट्रक्शन, इससे उनका लेवल कम हो गया। ठीक है, इतनी बात क्या सबको, जो इतनी बात है, इमेजिन कर पा रहे हो मेरे साथ? तो हम लोगों ने दो चीज करी, साइक्लिन के सिंथेसिस इंक्रीज कर दी, एस साइक्लिन एम साइक्लिन डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाली मशीनरी CDH1 को डिक्रीज कर दिया। अभी दूसरी बात है, अब देखिए साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो गया, जो कि आपको उस ग्राफ में दिखाई दे रहा था। यार ग्राफ याद है कि नहीं याद है, मैं ढूंढूं कहां पे था, क्यों भाई चपाटी, ग्राफ है कहां पे था? अच्छा, वो ग्राफ्स बिल्कुल मन में बैठा लो, मुझे ढूंढना पड़ा अपनी स्लाइड्स में। मिल जा भाई, हाँ थोड़ा सा मैंने कहा था उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला, अब देखो यहाँ G1 में देखिए एस साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन एस साइक्लिन CDK की एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगी एस फेज पे। एस साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की दो गई, जैसे प्रमोट कर डिग्रेडेशन दिया, साइक्लिन बना, एस साइक्लिन अपने सीड के साथ बाइंड करेगा तभी तो अपना काम कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या, एस साइक्लिन तो बन गया, लेकिन जब ये CDK से करता है तब इस पे आके बाइंड कर जाता है इसका इनहिबिटर। ठीक है, याद है हम लोगों ने साइक्लिन CDK इनहिबिटर की बात करी थी, P27, ठीक है, या ये केस में SIK1, वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। In Saccharomyces cerevisiae,
साइक्लिन सी के हेट्रोडाइमर एक्यूमुलेट इन लेट जीवन में साइक्लिन सीडी के बन गए, फॉलोइंग द इनएक्टिवेशन ऑफ एपीसी सीडीएच1, जिससे डिग्रेडेशन हो गया। दे आर इमीडिएट, अब साइक्लिन सीडी तो गया, बट दे आर इमीडिएटली इनएक्टिवेटेड बाइंडिंग ऑफ ए CKI called SIK1 that expressed late in mitosis and early in G1. SIK1 जो है वो इस साइक्लिन सीडी के साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देता है, because one specially inhibits S phase and M phase के complexes, it functions as an S phase inhibitor. अब जब SIK1 प्रेजेंट है तब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो initiation of DNA replication occurs when SIK1 inhibitor is degraded following its ubiquitinylation by S-ubiquitin protein like। हम लोगों ने AP और SCF दो प्रोसेस की मशीन में देखी थी, CDH1 अभी देख लिया, गया SCF। देखिए ये क्या कर रहा है, ये उनका इनहिबिटर कॉज डिस्ट्रक्शन करेगा, कैसे उसको भी देख लेते हैं। अगेन जीएस साइक्लिन का रोल है यहाँ पे। देखो यहाँ डायग्राम पे देखना और ये डायग्राम अपने इंप्रूव कर लेना। देखो यहाँ ये एस फेस सीडीके है जिसके साथ SIK1 बाइंड है, इनहिबिटर SIK1, जिसकी वजह से साइक्लिन सीडीके कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये बिट हो रहा है SIK1 हमारा, ठीक है। अब क्या करेगा, G1 एस फेस सीके इस SIK1 को 6 साइट पे फॉस्फोराइलेट करेगा, 1 2 3 4 5 6, आपकी में 4 है, 2 फॉस्फोराइलेशन ग्रुप अपनी ओर से देना, साइट पे फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस SIK1 का डिलेशन कर देगा SCF यूबिक्विटिन। और जब SIK1 डेड हो गया तो अब एस साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया, ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। ये डायग्राम में जो मैंने बोला वो बात समझ में आई सबको? ठीक है, रीड आउट भी देता हूं, बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ मैं बोला था change of DNA replication occurs when SIK1 inhibitor is degraded by SCF protein ligase। आइए देखिए कैसे हो रहा है। Degradation of SIK1 induced by phosphorylation by G1SCD। अभी मैंने ना G1SCD के phosphorate कर दो, it must be phosphorylated at no fewer than 6 sites। साइट पे phosphorylation मैंने भी आपको गिन के सुनाया, which are activated, which are relatively poor substrate for G1 S phase CD before it is bound sufficiently by the SCF ubiquitinated। These multiple poor G1 S phase CD phosphorylations lead to ultra sensitive switch like rates। ये बात क्या कह रहा है वो देखिए इस ग्राम से समझिए। जब SIK1 6 साइट फॉस्फोराइलेट होता है और जब उससे कम साइट पे होते हैं, जैसे पे केवल 1-2 साइट पे फॉस्फोराइलेट और यहाँ सभी 6 साइट पे फॉस्फोराइलेट है, तो आप जरा एक्टिविटी में डिफरेंस देखिए। जब आप इस वाले में देखिए, जब सभी 6 साइट पर फॉस्फोराइलेट करते हो तो देखिए SIK1 लेवल यहाँ से जैसी साइट पे डिस्फॉस्फोराइलेट हुआ, देखिए लेवल यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ आ रहा है। जब केवल 1 साइड फॉस्फोराइलेट तो देखिए ग्रेजुअली कम हो रहा है SIK1 का लेवल, बट यहाँ पे देखिए जैसे लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, लाइट जल गई, वैसे देखिए लाइट का स्विच ऑफ किया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। दिखाई दे रहा डॉटेड वाली लाइन? हाँ ना, मैं दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है? ये डॉटेड वाली लाइन SIK1 का, SIK1 इनहिबिटर है तो इनहिबिटर का देखिए एक्टिविटी है यहाँ डिक्रीज करके यहाँ पे, और इनहिबिटर की एक्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो कि एस फेस सीडीके की एक्टिविटी देखिए इतनी कम थी और सडनली इंक्रीज करके मैक्सिमम पे पहुंच गई, क्योंकि इसकी एक्टिविटी को रोक कौन रहा था? SIK1 रोक रहा। तो जब सभी 6 साइट पे फॉस्फोराइलेट देखिए सडन हुई रेप्लिकेशन, साइक्लिन सीडीके एक्टिवेट होने का क्या डीएनए सभी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एकदम रेप्लिकेट स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इतने बड़ा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करना है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत जरूरी है एक साथ फायर करें, एक साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो उस प्रोसेस में 6 साइट पे SIK1 का फॉस्फोराइलेशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप। और देखिए अगर आप 6 से कम साइट कर रहे हो तो आप देखिए एस साइक्लिन सीडी की एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो तो हो गया रेप्लिकेशन। ठीक है, तो दो नाम समझ में आ रहे हैं और इनकी रेंज समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा है, द SIK1 डिग्रेडेशन अकर्स ओनली व्हेन G1 S phase CDK एक्टिविटी हैज रीच्ड इट्स पीक एंड वर्चुअली ऑल अदर GNC सबसेट हैज बीन फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, अब इसी तरह का SIK1 की तरह इनहिबिशन का काम, अच्छा पहले एक और देते हैं। Once one is degraded, S phase cyclin C complex induces the application by phosphorylating
several proteins in activation of application helicases. This mechanism for activating the S phase in CDK complex permits the sudden initiation of replication large number of replication origin, जो भी मैं बोला था. इस एडवांटेज ऑफ प्रोटियोलिसिस का फायदा क्या है? आपने कल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में देखा था कि रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एक ही तो दोबारा स्टार्ट हो रहा था. जब आपने G1 और G2S किया था तो S फेज ने G1 में रेप्लिकेशन प्रमोट G2 में नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि प्रोटियोलिसिस हो जाती है. प्रोटियोलिसिस का मतलब होगा अब वो प्रोटीन तभी बन सकती है जब सेल पूरी हो जाएगी. तो एक सेल साइकिल दूसरी बार रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता. वही बात है कि an obvious advantage of proteolysis for controlling passage through the focal point cell cycle is that protein degradation is an irreversible process ensuring that proceeds in one direction through the cell cycle. ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ये सारी साइट्स पूरी क्लियर है जिन्हें अभी तक बताया? इज ओके? जल्दी बताओ. अदिति बेटा समझ में? प्रियंका, सोनाली, इकरा, जितने भी लोग क्लास में किसी का नाम ना लें तो ये मत बोलना नाम नहीं लिया. कैथरीन समझ में आ रहा बेटा? ठीक है. अब देखिए वही काम कि सिक्वन कर रहा था इसके केस में, वही काम मेटाजुअन्स के केस 27 कर रहा है ना. अभी हमने बात करी थी. तो एंट्री इनटू एस फेज मेटाजुअन सेल इज रेगुलेटेड बाय मैकेनिज्म सिमिलर टू दैट इन बडिंग लाइक सिक्वन CKI P27 प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ एस फेज ड्यूरिंग G1 क्योंकि P27 इनहिबिटर है तो एस साइक्लिन CDK को एक्टिवेट नहीं देगा जब तक एस फेज नहीं आ जाता. Like Sequin, however, CKI inhibits S phase CDK and G1. ये डिफरेंस है. P27 Sequin से डिफरेंट तरीके काम कर रहा है. Sequin है वो कर रहा था G1 S phase CDK के नहीं कर रहा था. यहाँ पे क्या हो रहा है? P27 S phase CDK को भी इनहिबिट कर रहा है. CKI inhibits both S phase CDK and G1 S phase CDK and has additional cell. For example, inhibiting S phase CDK, G1 S phase CDK and S phase CDK, P27 helps assemble hence activate G1 CDK. तो जब ये एक्ट नहीं हो रहे हैं तो केवल सब एक्टिवेट हो पाएंगे जब 27 प्रेजेंट है. बस ये थोड़ा सा सीक्वेंस है, ये इतनी चीज इसकी अलग हो गई. लाइक सिक्निस P27 इज रिमूव्ड बाय CDK कॉम्प्लेक्सेस बाय यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटीन डिग्रेडेशन. सिक्विन का भी डिग्रेडेशन हो रहा है के द्वारा. यहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडेशन कॉज है P27. उस डिग्रेडेशन दो पाथ. एक अपॉन स्टिमुलेशन माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज mitogen activated kinase phosphorylates P27 promoting its export out of the nucleus from the nucleus to the cytoplasm where one of the cellular ubiquitin ligase PPC को डिग्रेडेशन करेगा. ठीक है. माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज में फॉस्फोराइलेट जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में पहुंचा, वहां प्लाज्म में PPC ubiquitin वो इसका डिग्रेडेशन कर रहा है. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है? सेकंड पाथवे व्हिच टारगेट्स P27 डिग्रेडेशन इज एट द G1 S phase transition. G1 CDK and SCDK reach level during late G1 and S phase and they begin to phosphorylate P27 and making it to be ubiquitinated by SCF. जैसा कि सिक्वन के केस में SCF ubiquitination कर रहा था G1 S phase की वजह से, सिक्वन का ubiquitination कर रहा था SCF. उसी तरीके से यहाँ हो रहा है. तो यहाँ दो मेजर में P27 के डिग्रेडेशन की. अब डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं. CDK play an essential role in the regulation of DNA replication. The kinase initiates DNA replication only at the G1 S phase transition and prevents reinitiation from the. एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो दोबारा उस साइट पे नहीं हो सकता. A protein complex is origin mission complex associated with all DNA replication origin. In budding yeast, replication origin contain 11 base pair convert core sequence. इस सब में आ चुका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको याद हो तो बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको. In multiple organism, DNA replication origin lacks a recognized consensus sequence. Instead, chromatin associated factor targets ORC. ORC has two additional replication initiation factors, CD6 and CDT1, which associate ORC at origin during G1 phase. Load. अब ध्यान दीजिए G1 के समय क्या है? To load replicative helicases known as MCM helicase. ठीक है. लोडिंग MCM helicase G1 के दौरान, बट एक्टिव नहीं होंगे. जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब रेप्लिकेट नहीं हो सकता. The MCM helicase functions to unwind the DNA during initiation of. MCM helicase का काम क्या होता है? अनवाइंड करने का काम रेप्लिकेशन में. बट अभी एक्टिवेट नहीं, उनकी सिर्फ लोडिंग हुई है, वो भी G1 में हुई. और ये चीज में मैं बहुत डिटेल में आपको बता पाऊँ. वो यहाँ पे डायग्राम में वही चीज है, CD6
MCM2 CDT1 हो केस इनकी लो हो गई है, ठीक है। CDK का लेवल अभी कम है, अब एस फेज CDK का लेवल जब इंक्रीज करे तब ये एक्टिवेट होगा तो अनवाइंडिंग करके एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा। ये पूरी प्रोसेस को ना याद हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले लेक्चर को वॉच कर लेगा। अभी आते हैं, देखिए जब एप्लीकेशन होता है नए क्रोमेटिड्स वो एक दूसरे कोहेजन प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं, एप्लीकेटेड जो बने क्रोमोसोम्स में जुड़े रहते हैं प्रोटीन नोन एज कोहेजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग एस क्रोमो डुप्लीकेटेड टू फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकम टीथर माने आपस में रहना टू ईच अदर बाय प्रोटीन लिंक्स व्हिच हेल्प देयर एक्यूरेट सेग्रीगेशन। ये टीथर आपस में जुड़ा रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बताएंगे कि ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा फाइबर्स को जब पॉजिटिव पोल पे इनको करना है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट एस्टैब्लिश कोहेजन बिटवीन सिस्टर इज नोन एज कोहेजन। इस प्रोटीन का नाम कोहेजन है। Complex is composed of 4 subunits SE1, SMC3, SCC1, SCC3. SMC1 and SMC3 MC protein family, which are characterized by long coiled domain that are flanked by globular domain containing ATPase activity. अब क्या होगा? रेप्लिकेशन क्रोमेटिड कोहेजन से बाइंड आस है, जीवन से एस फेज में एस फेज की एक्टिव हो गई। अब जब रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस में आपको क्या चाहिए? एम साइक्लिन CDK चाहिए, ठीक। और एम साइक्लिन CDK की एक्टिविटी रेगुलेट करने में रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था किसके द्वारा? V1 काइनेज और CC25 फॉस्फेट। अब उनका आएगा, फाइन ट्यूनिंग में बताया था मैंने। आइए देखते हैं। Mitotic CDKs initiate mitosis, whereas level of catalytic CDK subunit are constant throughout the cell cycle. Mitotic cycle gradually accumulate during S phase. Most eukaryotes contain multiple mitotic cyclins. साइक्लिन या को अभी क्या कहते हैं, ह्यूमंस के केस में माइटोटिक साइकिल कौन से थे? D1, D2, D3 था, है ना, याद रखना वो सब। As they activate, mitotic CDK complex are maintained in an inactive state through inhibitory phosphorylation. अब देखिए CDK accumulate भी हो गया, माइटोटिक साइकिल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी हो गया। आपने CDH1 को डिग्रेड कर दिया था, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा था, CDK बन भी गया। बट माइटोटिक CDK इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन कॉज किया जाता है V1 के द्वारा। वही लिखा है, एज दे असेंबल माइटोटिक कॉम्प्लेक्स आर मेंटेन्ड इन इनएक्टिव स्टेट थ्रू इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन on the CDK subunit. और ये phosphorylation कौन कर रहा है? In CDK1, the CDK phosphorylation tyrosine and threonine maintain mitotic cyclin CDK complex in inactive state. This phosphorylation of tyrosine 14 and threonine tyrosine 14 and threonine 50 उल्टा बोला हूँ, is carried by dual specificity protein kinase हो गया, V1 kinase and phosphorylated group को करने का काम कौन कर? DC25 phosphorylase, ठीक है। ये इनहिबिटरी फॉस्फोरेशन कॉज कर रहे हैं। तो अगर आपको फेज में एंटर करना है तो आपको इस फॉस्फोरेशन को रोकना होगा। इनहिबिटरी फॉस्फोरेशन को रोकने का मतलब क्या है? V1 की एक्टिविटी को कम करना होगा और CDC20 फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को कम करना होगा, इंक्रीज करना होगा। क्या करना होगा? V1 काइनेज और CDC25 की एक्टिविटीज को कम, किसको ज्यादा? लिख के बताओ, यही टाइप करके बताओ। आपको इनहिबिटरी फॉस्फोरिल ग्रुप रिमूव करना है तो आप क्या करोगे? V1 काइनेज की एक्टिविटी को कम करोगे, CDC25 फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करोगे, ना? सब लोग सही है ना? शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल साथ में एकदम जुड़े रहो। अच्छा, जो मैं बोलूं एक बार में दिमाग में बैठना चाहिए। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। माइटोटिक साइकिल जब तक फॉस्फोरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फॉस्फोरिल ग्रुप किसने जुड़ा? इन भाई साहब ने, तब इनएक्टिव है। इस फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करने का काम किसने किया? देखिए रिमूव हो गया, किसने हटा? फॉस्फेटेज ने, तो एक्टिव हो गया, ठीक है। और माइटोटिक साइकिल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगा था एस फेज के दौरान, सिक1 इनहिबिटर डिग्रेड किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? APC CDH1 को किया तब, और माइटोटिक सी की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। भले साइक्लिन आ गया था लेकिन माइटोटिक CD की एक्टिविटी नहीं हो पा रहा, ये इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन था, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने क्या बोला? माइटोटिक एक्टिविटी को करने के लिए हमें V1 काइनेज एक्टिविटी कम कर CDC25 फॉस्फेटेज एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। उसमें अलग तरीके से होगा। कैसे होगा? द रेगुलेशन ऑफ माइटोटिक CD बाय these activities underlie the abrupt activation of their kinase activity. अब एक एंजाइम दूसरे का एंजाइम पे फॉर्म करेगा तो चीजें तो एक्टिव होंगी। At the G2M transition, and it is the observation that although mitotic cycling gradually accumulates during S phase
and G2, mitotic CDAs are not active until cell mitosis. Vertebrate in multiple V kinase and multiple CDC25 phosphatases, अभी मैंने वो टेबल दी है V kinase और CDC5 phosphatase जो टेबल दो बाद वाली की थी, that collaborate to control not only mitotic CDK activity but also the activity of NSP CDK. One member of CDC25 family, CDC25A, is activated late G1. It removes inhibitory phosphoryl from tyrosine of G1 SVDK and SVCDK. दूसरा CDC25C जो G2 में एक्टिव होता है और वो माइटोटिक की इनहिबिटरी फॉस्फो को हटाता है, ठीक है। 25A रिमूव रहा है G को SVCDK के इनहिबिटरी फॉस्फोरिल ग्रुप को, यानी इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन है G1 और SVCDK और MCD का भी हो, MCD के इनहिबिटरी फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव का काम कर रहा है CDC25C और इनके G1S और S के इनहिबिटरी फॉस्फोरिल ग्रुप करने का काम कर CDC25, मतलब 2 मार्क क्वेश्चन इनके इसका रिमूव कर। बस यहीं पे 4 मिनट बचा है, फिर बीच में पड़ेगा, तो यहीं पे क्लास रोक रहे हैं। अच्छा, इतना के बैठना और बढ़िया पढ़ के बैठो, मेरे बिल्कुल खो जाओ, एकदम सीख समझ दिमाग बैठना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। डू प्रैक्टिस मेकिंग फ्लो डायग्राम। बच्चों सब लोग फ्लो डायग्राम बनाएंगे आज। G1 और S तो पूरा कर दिया, उनके फ्लो डायग्राम बनाना बैठ के। अच्छा, बहुत ही जितनी टेबल है बच्चों वो करते हुए चलना। अच्छा, फिर क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझाएंगे क्यों ऐसा, ठीक है। आज से ही रोकेंगे, फिर कल आगे, कल तो सैटरडे है ना, देखेंगे जब भी मिलेंगे, ठीक है।